हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, कल की तरह आज भी हम किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों, और 5 से 7 जो जी के फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो भाई एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि एक बंदर 12 मीटर लंबे खंभे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में आधा मीटर नीचे फिसल जाता है, तो बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुँचेगा। तो दोस्तों फिर देखिए, मैंने लिखा है कि माना बंदर x मिनट में शिखर पर पहुंचेगा, तो बंदर के द्वारा x मिनट की गई चढ़ाई कितनी हो गई दोस्तों। 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो x मिनट में x मीटर चढ़ेगा, और कितना फिसलेगा दोस्तों, 0.5x मीटर फिसल जाएगा। मतलब x मीटर चढ़ेगा और 0.5x मीटर फिसल जाएगा। तब देखिए दोस्तों, अब कुल चढ़ाई और फिसलन का अंतर खंभे की ऊंचाई के बराबर होगा। तो क्या है दोस्तों कि अब x को निकालने के लिए हम जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो x माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। उसको घटाएंगे तो दोस्तों वो मतलब फाइनली तो वो खंभे पे चढ़ ही जाएगा वो। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 12, एक्स बाई 2 इक्वल टू 12। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल सिंपल था। अब अगला दोस्तों है प्रॉब्लम कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आ जाने पर अनुपात उलट गया, तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि माना स्त्रियों की संख्या x है तथा पुरुषों की संख्या y है। तो पहले कंडीशन में क्या दिया दोस्तों कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। ठीक है, वो लिख दिया दोस्तों, उससे ये इक्वेशन बना दिया और उससे आ गया x इक्वल टू 1.5y। अब अगला क्या है दोस्तों, देखिए लिखिए, लिखा है कि 20 और पुरुषों के आ जाने पर अनुपात उलट गया। तो दोस्तों स्त्रियां तो वही रही x की x, और पुरुष 20 बढ़ गए तो y से y प्लस 20 हो गया, और अनुपात पहले 3/2 था तो अब 2/3 हो गया। तो दोस्तों इसको हमने सिंप्लीफाई किया और क्या कहते हैं, ये 3x इक्वल टू 2y प्लस 40, और उसके बाद दोस्तों x इक्वल टू 1.5 हमने निकाला था पहले ही, उसको हमने ले आके यहाँ रख दिया दोस्तों। तो ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया दोस्तों तो y हमारा 16 आ गया और x दोस्तों आ गया हमारा 24। मतलब स्त्रियों की संख्या 24 थी। ठीक दोस्तों, अब अगला प्रॉब्लम है दोस्तों कि यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना % अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। मतलब कि जितना पैसा पहले खर्चा होता था उतना ही पैसा अभी भी खर्चा हो। तो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं दोस्तों हम लोग। तो 10% कम हो जाए मतलब आपको पहले तो कुछ तो कीमत आपको मानना पड़ेगा एक सुटेबिलिटी के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने मान लिया कि माना प्याज की कीमत 100 रुपये किलो है, कि आप बाजार से 100 रुपये किलो प्याज मान लीजिए मिल रहा है। तो दोस्तों सवाल के अनुसार नया रेट कितना हो जाएगा, 100 का 10% कम कर दिया तो दोस्तों नया रेट हो गया 90 रुपये किलो। ठीक, तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। अब हमको दोस्तों एक चीज़ और मानना पड़ेगा कि जो मद है वो हमारा कितना है, तो वो भी हम मान लेंगे कि माना वो प्याज पर 1000 रुपये व्यय करती थी, वो जो औरत थी। तो दोस्तों उसका क्या मतलब हो गया कि मतलब वो पहले महीने का 10 किलो प्याज खाती थी। तो प्याज की मात्रा की खरीद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1000 रुपये टोटल उसका मद है और 100 रुपये रेट था पुराना, तो 1000/100 इक्वल टू 10 kg। मतलब वो पहले महीने का 10 किलो प्याज खाती थी। अब उसको प्याज की खपत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों रेट कम हो गया है, तो उसी मद में कम रेट पे ज़्यादा प्याज मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो अब हमने क्या किया, तो पहले 100 रुपये रेट था तो 1000 रुपये में 10 किलो प्याज आ रही थी। अब 90 रुपये रेट हो गया तो 1000 रुपये में 90 के रेट पे कितना प्याज आएगा दोस्तों, ये 100/9 किलो। ठीक दोस्तों, तो मतलब पहले 10 किलो प्याज आ रही थी, अब 100/9 किलो प्याज आएगी। तो अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो पुराना माइनस नया बटे पुराना इंटू 100। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए वही हो गया, नया 100/9 नया खपत था माइनस पुराना खपत 10 किलो था और नीचे 10 किलो बटा 10। ये प्रतिशत निकालने का तरीका होता है दोस्तों कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इनटू 100। ठीक दोस्तों, तो ये जब 100 इसको हमने ऊपर ये सॉल्व किया दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन है। तो उसके बाद ये हमारा परसेंटेज में निकालने पे 100/9% आ गया, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर था 11 से ही 1/9%। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल थोड़ा टिपिकल है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था।
तो मेरी आपसे सजेशन ये रहेगा कि अगर इसको आप तुरंत पढ़िए और तुरंत करने के, एक बैग करने का मत सोचिए, क्योंकि तुरंत सोचेंगे तो वहाँ एक सवाल के लिए मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट मिलता है। और लड़के चूँकि इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी क्वेश्चन में तो इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तो उसमें वो 5 से 10-20 मिनट गंवा देते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आप पहले स्किप करिए, जब आपके सारे पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाए तब आप ऐसे सवालों में इन्वॉल्व होइए, ताकि उससे आपका स्ट्रेटजी जो है वो सही रहेगा। तो सवाल है, ए, बी और सी 3 ग्लासों में 2:3:4 के अनुपात में स्पिरिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। मतलब 3 ग्लास थी, उसमें जो स्पिरिट और वाटर का सोल्यूशन था वो इस रेशियो में भरा था दोस्तों। ठीक, अब अगला है कि ए, बी और सी में स्पिरिट और पानी क्रमशः 1:5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में है। ठीक दोस्तों, तो अब मतलब ए, बी, सी में तीनों स्पिरिट और पानी का ये अनुपात दे दिया, और तीनों में अलग अलग का भी सोल्यूशन कैसे भरा था वो भी रेशियो दे दिया। अब दोस्तों लिखा है कि हमने तीनों ग्लासों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया, तो उस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम पहले जैसे देख चुके हैं कि ए, बी, सी 3 ग्लासों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण इस अनुपात में भरा हुआ है। ठीक दोस्तों, और अलग अलग तीनों ग्लासों में स्पिरिट बाय वाटर ये रेशियो अलग अलग हमने लिख दिया। तो दोस्तों अब जब हम तीनों ग्लासों को एक साथ मिला देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ लेंदी सा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, इसको हम पार्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। ये एस जो है ये स्पिरिट का एब्रीविएशन है, और पी जो है दोस्तों वो पानी का एब्रीविएशन है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि जब पूरा मिला दिया दोस्तों तो स्पिरिट का कितना कंटेंट आया उस मिश्रण में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हमने 2, ये एक रिफर के लिए। ठीक दोस्तों, तो 2 × 1/1 + 5, तो 1/1 प्लस क्या 5 क्या है दोस्तों, कि जैसे ये 1/5 है तो 1/6 हो गया दोस्तों, तो 1/6 इसमें स्पिरिट होगा, 5/6 पानी होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये फाइनली 1/6 है, और ये दोस्तों है 5/6। तो ये हो गया दोस्तों ए के लिए। इसी तरीके से जब दोस्तों हम बी के लिए आएंगे तो 3 × 3/8 और क्या कहते हैं 3 × 5/8। ठीक दोस्तों, ये वाटर का नीचे, तो ये स्पिरिट है, ये वाटर है। अब इसी तरह दोस्तों सी वाले पोर्शन के लिए हम आएंगे तो 4 × 5/12, और दोस्तों जब पानी के लिए आएंगे तो 4 × 7/12। ठीक दोस्तों, उलट देंगे। तो ये दोस्तों यही समझने लायक कैलकुलेशन था कि स्पिरिट का हमने एक तरफ लिखा और ये पानी का एक तरफ। और इसको जो है दोस्तों हमने, अगर आप समझना चाहें तो एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि एक ग्लास में स्पिरिट और वाटर का रेशियो 1/5 है, मतलब 1/6 स्पिरिट, 5/6 पानी। और इसमें दोस्तों बी ग्लास में करेंगे तो दोस्तों 3/8 स्पिरिट और 5/8 पानी। अब दोस्तों इसमें समझेंगे तो 5/12 स्पिरिट और दोस्तों 7/12 पानी। तो आप देखिए दोस्तों, यही नंबर ये यहाँ जो लिखे हुए हैं यही नंबर है, 1/6 5/6, 3/8 5/8, 5/12 7/12। आई थिंक अब अच्छा खासा आप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 25 = 47 आंसर में आ जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा था, इसे इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये रीजनिंग के 4 क्वेश्चन हो गए। अब दोस्तों हमको जी के फैक्ट्स लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा हम जानते हैं नील रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, और इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों 2 हैं, ब्लू नील और वाइट नील। और जो दोस्तों ब्लू झील है वो ताना झील निकलती है इथियोपिया से, इथियोपिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देश है, वहाँ से ब्लू नील निकलती है। जबकि सफ़ेद नील जो है दोस्तों वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, और ये मुख्य नदी है। मतलब नील नदी में जो मेन ज़्यादातर पानी है वो सफ़ेद नील का है। और दोस्तों ये जो नील नदी है हमारी, ये 11 अफ्रीकन देश से होकर बहती है, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान और दोस्तों मिस्र। और उसके बाद दोस्तों फाइनली जो है ये भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। मेडिटरेनियन सी में जाके ये गिर जाती है, जिसके किनारे गाजा पट्टी है जो आजकल बड़ा चर्चा में रहता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि किसी एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सेतु समुद्रम परियोजना किन 2 चीज़ों को कनेक्ट करती है। तो आंसर में कई चीज़ें थी, तो दोस्तों उसमें राइट आंसर था गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो सेतु समुद्रम योजना किसको जोड़ती है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। तब देखिए दोस्तों, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये इंडिया का नक्शा है और दोस्तों ये श्रीलंका का नक्शा है।
तो अभी क्या है दोस्तों, जो भी जहाज़ जाते हैं इंडिया से श्रीलंका से होते हुए, वो दोस्तों ये लाल वाला जो ये है एग्जिस्टिंग रूट, देखिए लिखा है एग्जिस्टिंग रूट, वो पूरा ऐसे होकर ट्रेवल करके जाते हैं। और जब ये हमारा सेतु समुद्रम परियोजना दोस्तों बन जाएगा तो उसके बाद ये ऐसे सटे हुए होते जाएंगे। तो देखिए ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है और ये दोस्तों पाक स्ट्रेट है। तो ये हमारा ऐसे होते हुए निकल जाएगा, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम और फ्यूल बचेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी ये प्रोजेक्टेड वो है, परियोजना है, तो अभी ये बनेगी आगे। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। स्ट्रेट बोलते हैं कि जल की ऐसी पतली स्ट्रिप जो दो बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ती है, जिससे नावें एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं। और गल्फ बोलते हैं दोस्तों कि ऐसा वो पानी का पोर्शन जो ज़्यादातर लैंड से घिरा हुआ हो और एक तरफ से समुद्र से खिला हो। मतलब अब जो पतली खाड़ी होगी उसको आप गल्फ बोलेंगे और जो चौड़ी खाड़ी होगी उसको बे बोलेंगे। इसीलिए दोस्तों ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और जो बंगाल की साइड में उसको दोस्तों बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि वो चौड़ा है और थोड़ा बड़ा है। तो चौड़ी खाड़ी को बे, पतली खाड़ी को गल्फ। तो ये गल्फ और बे में फ़र्क भी हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों आप रीजनिंग और जीके को कवर करते रहें, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और या कुछ कमी रहेगी तो उसको भी आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ के या बता के। तो आज के लिए दोस्तों ये लेक्चर काफ़ी है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और चैनल को दोस्तों बढ़ावा देते रहें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट डाल सकूँ। थैंक यू।